Hello everyone, welcome to COVID G. So today we are starting a new series on French Revolution and this is the first part presented by me Jyoti Arora, your educator. So let's get started. जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह है वर्ल्ड का मैप एंड हेयर लाइज द यूरोप एंड इन यूरोप वी कैन सी हेयर इज फ्रांस और फ्रांस में ये है सिटी पेरिस। तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस सिटी में एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। किंग अपनी फौज को बोलते हैं कि वे सिटी की तरफ जाएं। ऐसी अफवाहें फैल जाती हैं कि जल्द ही किंग आर्मी के थ्रू सिटीजन्स पर फायरिंग करवाएंगे। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए कुछ 7,000 मेन एंड वुमेन टाउन हॉल के सामने इकट्ठे होते हैं और कॉमन पीपल की एक आर्मी फॉर्म करते हैं। आर्मी फॉर्म करने के बाद लड़ने के लिए उन्हें ज़रूरत है हथियारों की, तो हथियारों को पाने के लिए वे काफ़ी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अटैक करते हैं। फाइनली लोगों के काफ़ी सारे ग्रुप पेरिस शहर के ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाते हैं और किले की फॉर्म में दिखने वाला एक जेल जिसे बेस्टील कहते हैं वहाँ पर अटैक करते हैं बुलेट्स को ऑब्टेन करने के लिए। इस लड़ाई में बेस्टील जेल का कमांडर मार दिया जाता है और वहाँ के कैदियों को, जो कि केवल 7 ही थे, उन्हें छुड़ा लिया जाता है। लोग इस जेल से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वह जेल किंग की अनलिमिटेड पावर्स का प्रतीक था। फाइनली इस जेल को लोगों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इसके पत्थरों को उन सभी लोगों में बांट दिया जाता है जो एक रिमाइंडर की फॉर्म में उसे रखना चाहते थे। इस दिन के बाद आने वाले दिनों में पेरिस और कंट्री साइड में काफ़ी सारे दंगे देखने को मिले थे। बहुत सारे लोग ब्रेड के हाई प्राइस की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाद में जब हिस्टोरियंस ने एग्जामिन किया तो ये बात सामने आई कि लोगों का इस प्रकार प्रोटेस्ट करना अचानक से नहीं हुआ था। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसके चलते लोगों ने अपने ही किंग से फ्रांस का राज्य छीन लिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ और क्यों, लेट्स फाइंड इट आउट। 1774 में लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली को बिलोंग करते थे फ्रांस के राजा बने। जब वह 20 साल के थे तो उनकी मैरिज ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हुई। जब लुइस 16 ने कार्यभार संभाला तो उन्हें पता चला कि उनका राजसी खजाना खाली है, मतलब उनके देश में पैसे की बहुत तंगी है। खजाना खाली होने के कुछ रीजंस थे। पास्ट में फ्रांस की बाकी कंट्रीज के साथ जो वॉर्स हुई थी उसमें काफ़ी सारा पैसा खर्च हो चुका था। किंग का वर्साइल में जो पैलेस था उस पर भी काफ़ी सारा खर्चा होता था। लुइस 16 की किंगशिप के अंडर फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस दिलवाई, जिसमें भी काफ़ी सारी मनी स्पेंड हुई थी। इन सब से निपटने के लिए फ्रांस ने 1 बिलियन लाइवर का उधार लिया था, जो कि टाइम के साथ 2 बिलियन हो गया था। जिन लोगों ने ये उधार दिया था वो इंटरेस्ट के फॉर्म में 10% चार्ज करने लगे थे, तो फ्रांस गवर्नमेंट को अपने बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में देना पड़ता था। इसके अलावा रेगुलर एक्सपेंसेस भी थे, जैसे कि इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ को चलाना। सो इन सभी रेगुलर एक्सपेंसेस से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। उस समय फ्रेंच सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी, जिसको स्टेट्स भी कहते थे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट की कैटेगरी में आते थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट की कैटेगरी में आते थे नोबलमैन जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, एंड फाइनली थर्ड स्टेट की कैटेगरी में आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। फ्रेंच सोसाइटी में केवल थर्ड स्टेट के लोगों को ही टैक्स पे करना पड़ता था। फ्रांस में पीजेंट्स की पॉपुलेशन 90% थी, हालांकि केवल कुछ पीजेंट्स के पास ही अपना खुद का लैंड होता था। लगभग 60% लैंड के ओनर नोबल्स, चर्च और थर्ड स्टेट के बाकी रिच लोग होते थे। फर्स्ट
और सेकंड स्टेट के लोग यानी कि क्लर्जी और नोबल मैन बर्थ से ही काफ़ी सारे राइट्स और फैसिलिटीज़ इंजॉय करते थे। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी थी कि उन्हें टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे। इनफैक्ट नोबल्स तो फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस मीन्स दोज स्पेशल राइट्स दैट वर enjoyed बाय बर्थ। तो इस फ्यूडल प्रिविलेजेस में इंक्लूडेड था फ्यूडल ड्यू। फ्यूडल ड्यू मीन्स दैट अमाउंट जो लोअर स्टेट के लोगों को हायर स्टेट के लोगों को देना होता था। ये ड्यू कैश की फॉर्म में या अदर फॉर्म्स के थ्रू भी दिया जाता था। पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स को नोबल्स को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती थी। वह उनके घरों में काम करते थे, उनके फील्ड्स में काम करते थे, आर्मी में भी सर्व करते थे। इनफैक्ट दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स ऑल्सो। इसके अलावा चर्च भी थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स लेता था। इस टैक्स को टाइथ कहते थे। टाइथ में थर्ड स्टेट के लोग अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से 1/10 हिस्सा टैक्स की फॉर्म में फर्स्ट स्टेट के लोगों को प्रोवाइड करते थे। थर्ड स्टेट के लोगों को डायरेक्ट टैक्स भी देने पड़ते थे जिनको टाइल कहते थे, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों पर लगाए जाते थे। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि कंट्री की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को टैक्स के थ्रू इम्प्रूव करने का सारा बर्डन थर्ड स्टेट के लोगों पर आ गया था। इसके चलते थर्ड स्टेट के लोगों को जीवन जीने के लिए काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 से लेकर 1789 तक 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन जा पहुंची थी। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ने लगी थी। फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन की स्पीड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से तेज़ नहीं थी, जिसकी वजह से ब्रेड जो कि ज़्यादातर लोगों की मेन डाइट थी उसका प्राइस भी बढ़ गया था। ज़्यादातर वर्कर्स को वर्कशॉप में लेबर्स की फॉर्म में काम करना पड़ता था, यानी कि उनकी सैलरी फिक्स्ड होती थी। महंगाई बढ़ने के बावजूद भी उन लेबरर्स की सैलरी नहीं बढ़ी। एज अ रिज़ल्ट रिच और पुअर के बीच में जो गैप था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे में जब कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती थी, जैसे कि सूखा पड़ना या हेल स्टॉर्म्स, ओलों का गिरना, तो फूड प्रोडक्शन कम हो जाता था और हालात और भी ख़राब हो जाते थे। और इन सब के चलते फ्रांस को सबसिस्टेंस क्राइसिस का सामना करना पड़ा। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन है जिसमें लोगों को जीवन जीने के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ की शॉर्टेज पड़ने लगती है, जिससे उनकी लाइफ भी अफेक्ट होने लगती है। एक टेबल के थ्रू हम इसे समझते हैं। अगर हार्वेस्ट खराब होगा तो ग्रेन्स की कमी हो जाएगी, जिससे फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और पुअरेस्ट पीपल ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे, जिसकी 2 रिजल्ट निकलेंगे। पहला, उनकी बॉडी वीक हो जाएगी और खाने के लिए लड़ाइयाँ होंगी, दंगे होंगे। बॉडी वीक हो गई तो डिजीज़ेस और एपिडेमिक्स फैलेंगे। डिजीज़ेस एंड फूड रॉइड्स ये दोनों ही लाइफ को अफेक्ट करेंगे, बिकॉज दिस may lead to increased number of deaths. Now moving on to the next topic, a growing middle class envisages an end to privileges. इस टॉपिक में हम समझेंगे कि किस प्रकार थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास लोगों ने अपनी सूझबूझ से फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को मिल रही फैसिलिटीज़ को न केवल अपोज किया बल्कि उनको एंड भी करा। जैसा कि हम जानते हैं कि थर्ड स्टेट में पीजेंट लेबर्स के साथ साथ बिजनेसमैन, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स जैसे मिडिल क्लास लोग भी शामिल थे जो काफ़ी पढ़े लिखे थे। पास्ट में पीजेंट्स और वर्कर्स जब बढ़े हुए टैक्सेस या खाने की कमी के अगेंस्ट रिवोल्ट करते थे तो उनके रिवोल्ट इतने एफिशिएंट नहीं हो पाते थे क्योंकि उनके पास साधनों की कमी होती थी। लेकिन आगे चलकर इस कमी को पूरा किया थर्ड स्टेट की मिडिल क्लास के प्रॉस्परस लोगों ने, क्योंकि उनके पास अच्छी एजुकेशन और बेटर आइडियाज़ थे।
18वीं सेंचुरी में इन मिडिल क्लास लोगों का ज़्यादा इमर्जेंस देखने को मिला। यह लोग विदेशों में व्यापार करके पैसा कमाते थे। यह लोग वुलन और सिल्क के कपड़ों का मैन्युफैक्चर करके उसे या तो एक्सपोर्ट करते थे या सोसाइटी के रिच मेंबर्स को बेचते थे। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस मिडिल क्लास में मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के लोग भी इंक्लूडेड थे। ये सभी काफ़ी एजुकेटेड थे। ये मानते थे कि सोसाइटी का कोई भी ग्रुप को प्रिविलेजेस यानी कि फैसिलिटीज़ इस बेसिस पर नहीं देनी चाहिए कि वह किस स्टेट में पैदा हुआ है। एक सोसाइटी में हर इंसान को फ्रीडम, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इन आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने में हेल्प की दो फिलोसफर्स ने, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने बताया कि सारी पावर्स राजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वेयरएज रूसो ने यह आइडिया प्रपोज किया कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि लोगों और उनके इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सभी मेंबर्स के बीच में कोऑपरेटिव एग्रीमेंट। एक और फिलोसोफर थे मोंटेस्क्यू। उन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में बताया कि गवर्नमेंट की पावर 3 बॉडीज में डिवाइडेड होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये मॉडल यूएसए ने अडॉप्ट किया था जब यूएसए ने ब्रिटेन के अगेंस्ट अपनी 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करवाया था। फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंसान को उसके इंडिविजुअल राइट्स गारंटीड किए गए थे। फिलोसफर्स के ये आइडियाज़ साइलेंस कॉफ़ी हाउसेस में लोगों द्वारा बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू डिस्कस किए जाते थे। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनके लिए ग्रुप्स में इन आइडियाज़ को ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था। तो जब यह न्यूज़ आई कि किंग लुइस 16 कंट्री के खर्चों से निपटने के लिए और टैक्सेस बढ़ाने वाले हैं, तो सब लोगों को गुस्सा आ गया और वे इस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। Well, that's all for this part. See you in the next one. Thanks for watching.